दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज बतला दिया कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ कहते क्यों नहीं हैं। बीते 3 महीनों से प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं मणिपुर को लेकर। मणिपुर के भीतर के हालात, उसके चप्पे चप्पे पर फैला हुआ दर्द और दर्द की इंतहा के बीच कानून के राज का गायब हो जाना, किसी भी तौर पर पुलिस का काम नहीं करना, प्रशासन पूरी तरीके से असफल हो जाना और हर घटना दर घटना के बाद ना तो थानों की मौजूदगी नजर आए, ना ही पुलिस के कॉपी में एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर कब दर्ज हो, किसकी गिरफ्तारी कब हो रही है, किसको कौन सी सजा मिलेगी, कुछ भी नहीं है। यानी एक ऐसा राज्य जिसके भीतर कानून का राज है नहीं, गिरफ्तारी होती नहीं है, घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, लोगों का हुजूम जिसे चाहे जिस रूप में चाहे खुले तौर पर सजा देता है या कहें हत्या करता है। लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार कहीं नहीं है, तो प्रधानमंत्री संसद के भीतर आकर मणिपुर पर क्या कहें। क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ है और जिस तरीके से सवाल जवाब के जरिए एक एक तथ्य उभर कर आए, उसमें पहली बार लगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से खुद को एक थाने में तब्दील कर चुका है और उसके बाद वो बता रहा है तमाम अधिकारियों को कि आपको कैसे एफआईआर दर्ज करनी है, उस एफआईआर की तारीख क्या होगी, उसके बाद उस एफआईआर पर कार्रवाई क्या हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई, किसके बयान लिए गए 164 के तहत, किस तरीके की कौन सी पहल हुई। यानी इस दौर में कुछ भी नहीं हुआ है और सीबीआई एक दो नहीं हजारों एफआईआर जहां पर हो वहां पर खुद सरकार कहे कि सीबीआई तो सिर्फ 11 एफआईआर पर काम कर रही है और उस 11 एफआईआर में भी गिरफ्तारी सिर्फ 7 लोगों की हुई है। यानी मणिपुर के भीतर का जो सच आज सुप्रीम कोर्ट में उभर कर आया और सरकार की तरफ से तमाम तथ्य देने के बावजूद भी कई मौकों पर सरकार के पास अब भी कोई जानकारी नहीं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राज्य का पुलिस का मुखिया यानी डीजीपी अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एक राज्य के भीतर जो कुछ हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने ला दिया, बल्कि इस देश के भीतर में डबल इंजन की सरकार का नारा लगाते लगाते दिल्ली की सरकार कैसे खामोश हो गई और खामोशी यह कहकर बरतती रही कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। हमें लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो सच है, अगर उसको आपके सामने रखा जाए और फिर यह सवाल आखिर में पूछा जाए कि क्या यह सब कुछ प्रधानमंत्री कह पाते और क्या यह सब कुछ प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा, पता तो होगा। गृह मंत्रालय पूरे तरीके से सक्रिय है, राज्य में बीजेपी की सरकार है तो एक एक सूचना लगातार मिल रही है। आईबी के बड़े बड़े अधिकारी, सेना की मौजूदगी, अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी, तमाम रिपोर्ट तो हर दिन हर वक्त लगातार दिल्ली पहुंचती रहती है, तो प्रधानमंत्री यह सब बिल्कुल जानते होंगे। तो क्या यह सब कहने की हिम्मत उनके भीतर अब नहीं रही है? क्योंकि मणिपुर के हालात ऐसे हो चले हैं। हमें लगता है कि आज शुरुआत एक ऐसे जिरह को लेकर की जाए, हालांकि बड़ी लंबी बहस हुई, तमाम तथ्यों के साथ हुई, दोनों तरफ के वकीलों की मौजूदगी थी, सुप्रीम कोर्ट थे, सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन उसके बीच का एक छोटा सा हिस्सा पहले हम आपको बतलाते हैं, किस तरीके की चर्चा के दौर में क्या कुछ कहा जा रहा था। उसके बाद इस फैक्ट पर आएंगे कि अब मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है और सरकार अभी भी बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट उठाए उससे पहले वक्त लगातार मांग रही है और इस वक्त उसने सोमवार तक का वक्त लिया है। हालांकि कहा शुक्रवार का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो करना है सोमवार तक कर दीजिए, उसके बाद कोई हम बड़ा निर्णय लेंगे। वह हो सकता है न्यायिक कमेटी की दिशा में चीजें चली जाए और उसका बड़ा विस्तृत रूप हो जो पूरे गवर्नेंस के फेलियर को उभार कर रख दे। लेकिन फिर भी शुरुआत सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एफआईआर कब दर्ज हुई। सॉलिसिटर जनरल जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वहां पर, मामला 4 मई का था, 0 एफआईआर 16 को दर्ज की गई।
मणिपुर हिंसा में अब तक 6,352 एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगला सवाल पूछा, तो क्या 0 एफआईआर 16 जून को दर्ज की गई और अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? घटना तो 4 मई की थी। सरकार का जवाब, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, एक बात तो बहुत साफ है कि एफआईआर दर्ज करने में बहुत देरी की गई। सरकार का जवाब, सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला उठाया, जांच उससे पहले जारी हो गई थी, यानी शुरू हो गई थी। इसी बीच में पीड़िता के वकील ने कहा, सिस्टम से डेटा ऑटो डिलीट हो गया, सीसीटीवी डिलीट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सरकार ने कहा, अगर कोई पक्षपात करने वाला जांच कर रहा होता तो वह यह कहता कि सीसीटीवी नहीं है। हमने तो कहा कि सीसीटीवी चेक किया और यह ऑटो डिलीट हो गया। यानी जो भी चीजें दर्ज की गई थी सब ऑटो डिलीट है, कोई सीसीटीवी में कुछ भी मौजूद नहीं है। इस परिस्थिति को स्वीकारती है सरकार और यह कहकर और छाती ठोककर स्वीकारती है, देखिए ऑटो डिलीट हुआ है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट उसके बाद सवाल करता है, एफआईआर 7 जुलाई को दर्ज की गई और मामला 4 मई का था। किसी महिला को कार से बाहर खींचा गया और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार कहती है, इस मामले में सीसीटीवी मौजूद था, लेकिन हम गुनहगारों को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ थी। जंगल राज था वहां पर, हजारों लोगों की भीड़ थी, तो गुनहगार को हम कैसे पहचानते? गजब का तर्क। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है, लड़के को जला दिया गया, एफआईआर में धारा 302 क्यों नहीं जोड़ी गई? ऐसा क्यों? जवाब सुनिए, सरकार कहती है, एक बार पोस्टमार्टम हो जाए यह धारा भी जोड़ दी जाएगी। किस मानसिकता से, किस तरीके से सरकार के जवाब हैं, जहां पर हत्या खुले तौर पर हो रही है, हिंसा का तांडव खुले तौर पर हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट कहता है, 1-2 मामलों को छोड़ दिया जाए। ऐसा लगता है कि ज्यादातर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच पड़ताल बेहद ढीली है, लेथार्जी हो चले हैं। एफआईआर दर्ज होने में जो वक्त लग रहा है कि गिरफ्तारी तक नहीं हुई, बयान दर्ज नहीं किए गए, इसके क्या मतलब है? सरकार कहती है, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा, पर ग्राउंड पर हालात बहुत खराब हैं। सॉलिसिटर जनरल सरकार के नुमाइंदे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, ग्राउंड पर हालात बहुत खराब हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, इसका मतलब है कि 2 महीने से हालात बहुत खराब हैं और एफआईआर दर्ज करने में कोई मदद नहीं दी गई पुलिस के जरिए आम लोगों को। क्या कानून नहीं है? आप एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे, पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही, और आप जो बता रहे हैं उससे लग ऐसा रहा है कि मई के शुरुआत से जुलाई तक कोई कानून था ही नहीं। यह मशीनरी की नाकामी है कि आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट की मशीनरी फेल हो गई है? सॉलिसिटर जनरल खामोश हो जाते हैं, कहते हैं, ग्राउंड पर हालात बहुत खराब हैं। यह बहुत छोटा सा हिस्सा है उस बहस का जो तकरीबन 2 घंटे तक चली, और सवाल उसके बाद यह निकल कर आया कि अगर मणिपुर के हालात पर इस देश के प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट के भीतर कहने आए तो क्या कहते? तमाम फाइलों को, तमाम फैक्ट को कहा गया था सरकार की तरफ से पेश करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में कल ही कहा गया था, लेकिन सरकार सब कुछ पेश नहीं कर पाई, नहीं बतला पाई अभी भी। तो सुप्रीम कोर्ट को बतलाना पड़ा कि अब आने वाले वक्त में आपको किस तरीके से फाइल तैयार करनी है, और हम आपको वक्त सोमवार तक का दे रहे हैं, अन्यथा हम कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है सरकार को कि आप एक लिस्ट बनाइए, घटना कब हुई, 0 एफआईआर कब रजिस्टर हुआ, रेगुलर एफआईआर कब दर्ज की गई, विटनेस स्टेटमेंट कब दर्ज किया गया, 164 के तहत स्टेटमेंट कब लिया गया, किस दिन किसकी गिरफ्तारी हुई। यह सब कुछ आप सिस्टमेटिक क्यों नहीं तैयार कर सकते हैं? यानी बीते 3 महीनों से कोई काम नहीं हुआ और जो फैक्ट बतलाए गए
वो इसलिए हैरान करने वाले हैं क्योंकि एक एक करके जो जानकारी दी गई उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार हत्याओं का दौर हुआ तो स्टेट संभल गया, दूसरी बार हत्याओं का दौर हुआ तो स्टेट संभल गया, तीसरी बार हत्याओं का दौर हुआ तो भी स्टेट नहीं संभला। तो फिर गवर्नेंस कहां है, मशीनरी कहां है, राज्य सरकार कहां है, मुख्यमंत्री कहां है? मुख्यमंत्री से संपर्क साधे हुए देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके जब पूछा गया बताइए कितनी एफआईआर है, तो जानकारी मिली कि स्टेट ने सबमिट की है 6,496 एफआईआर। कुल एफआईआर की तादाद 6,523 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो बताना है उसमें 6,493 बताना है। पूछा गया कितनी हत्या हुई, कहा गया 150 हत्याएं हुई, कहा गया 150 हत्याएं हुई, उसमें से कब किस रूप में हुई है बता सकते हैं? जानकारी दी गई और जो डाटा रखा गया उसमें बताया गया कि 3 मई से 5 मई के बीच में 59 लोगों की हत्या हो गई थी। और याद कीजिए उस दौर में जब 3 से 5 लोगों के 3 से 5 मई के दौर में कर्नाटक के भीतर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी थी। 59 लोग मारे जा चुके थे और इस देश की सत्ता चुनाव में मशगूल थी। और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि सरकार होश में आ गई हो या राज्य सरकार ने कोई पहल कर दी हो या मणिपुर पुलिस सक्रिय हो गई हो या वहां पर अर्धसैनिकों की मौजूदगी और तैनाती जो कई कंपनियों, दर्जनों कंपनियों के आधार पर की गई, उसके बाद भी खामोशी आई हो। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी जाती है 59 हत्याएं 3 मई से 5 मई के दौर में होती है और फिर 27 मई को दोबारा हिंसा का तांडव। 27 से 29 मई के बीच में 48 घंटों के भीतर 28 लोगों की हत्या होती है। उसके बाद 9 जून को एक बार फिर 13 लोगों की हत्या होती है। इन सभी को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो भी स्थिति 100 हत्या तक बनती है और 150 हत्याएं, बाकी 50 हत्याएं सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग दौर में लगभग एवरेज हर दिन 3 से 4 लोगों की हत्या हो रही है और स्टेट कुछ भी नहीं कर पा रहा है, गवर्नेंस फेल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने लोग घायल हुए, जानकारी दी गई 502 लोग। कितने केस थे इनको लेकर? 501 केस लूटपाट और आगजनी के केस थे। कितने लोग अरेस्ट किए गए? बताया गया 252 लोग अरेस्ट किए गए। फिर पूछा गया कि जो एफआईआर पर सीबीआई काम कर रही है उसका क्या हकीकत है? जानकारी दी गई कि सिर्फ 11 एफआईआर पर सीबीआई काम कर रही है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 11 की 11 एफआईआर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर है, बच्चों की हत्याओं को लेकर है। तब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि इसका मतलब बहुत साफ है कि आपके जहन में 6,500 से ज्यादा एफआईआर और इस वक्त सिर्फ आप 11 एफआईआर पर काम कर रहे हैं और सीबीआई के हवाले चीजें की गई है और आप खुद कह रहे हो कि इस तरीके से सारे मामले सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई को तो निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए और उस दिशा को लेकर हम किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को लेकर कोई एक न्यायिक कमेटी बनाए, उससे पहले आप तमाम फैक्ट्स को सामने रखिए। बताइए कि एफआईआर की पूरी कॉपी जो अब भी आप नहीं बता पाए, कितने मामले हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट के हैं, कितने एफआईआर घर और संपत्ति को जलाने को लेकर हैं, कितनी हत्या, कितने महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ है, धार्मिक स्थलों को कैसे कितना निशाना बनाया गया। कोई एफआईआर दर्ज आपके पास इस तरीके से सिस्टमेटिकली कोई जानकारी नहीं है। तो कहा गया कि डीजीपी को बुलाइए और सोमवार के दिन व्यक्तिगत तौर पर वह कोर्ट में उपस्थित रहें, सारी जानकारी यहां पर रखनी चाहिए। और यह सवाल है कि अब अगर सभी केस आप सोच रहे हैं कि सीबीआई को ट्रांसफर कर सकते हैं तो फिर सीबीआई को तो फिर निष्क्रिय कर देना चाहिए। और उसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि जो मणिपुर के भीतर जिस तरीके से हो रहा था और अगर उसकी जानकारी इतने वक्त के बाद भी केंद्र सरकार के पास नहीं है और केंद्र सरकार अभी भी वक्त मांग रही है कि हमको कुछ और वक्त दीजिए, क्योंकि कई बार जिक्र किया गया शुक्रवार तक का वक्त दीजिए हमें, तब हम सारी चीजों को रख देंगे। तो क्या ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति मणिपुर के भीतर रेंग रही है जिसमें मणिपुर या तो राजनीतिक प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया गया है या फिर गवर्नेंस कुछ ऐसी फेल हुई
और हिंसा कुछ इस तरीके से हुई कि पूरा सिस्टम ही अपने आप में गायब हो गया, ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर लगातार उठते रहे और उसमें लगातार जिरा होती रही। लेकिन सवाल कई था कि क्या इतना भी बता पाएंगे कि ट्रबल क्षेत्र जहां पर मुश्किल हालात हैं वहां पर कितने स्कूल हैं, कितने छात्रों के जीवन में मुश्किल आ रही है। क्योंकि यहां तो शांति की तो दूर की बात है, हम चाहते हैं चीजें नॉर्मल हो जाए, लेकिन नॉर्मल कर पाने की स्थिति में भी हम लोग ऐसे ही बैठे तो शुरुआत कहां से की जाए, कोई जानकारी नहीं है। तो एक नाम आया चूरा चांदपुर का, जहां जानकारी दी गई कि 200 से ज्यादा आदिवासी स्कूल बंद पड़े हैं। हर छात्र के सामने मुश्किल क्यों है और इस दौर में कोई नॉर्मल सिचुएशन बना पाने की स्थिति में कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। यहां तक कि इस दौर में मेडिकल सेंटर्स तक क्रिएट नहीं किए गए। स्कूल बंद है, मेडिकल सेंटर क्रिएट नहीं है, तमाम दुकानें बंद हैं, लोग बंकरों में रह रहे। ये सारी परिस्थिति एक एक करके जब निकलनी शुरू हुई तब यह कहा गया क्या न्यायिक समिति के गठन पर विचार अब नहीं करना चाहिए। और हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा क्योंकि बार बार केंद्र सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल एक ही जिक्र करते रहे, हम सुझाव देंगे और हम सजेशंस देंगे, उसके जरिए रास्ता निकलेगा। और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा हम सिर्फ आपको संकेत दे रहे हैं, लेकिन जरा स्थितियों की गंभीरता को समझिए। और जब आप फैक्ट तक नहीं दे पाते हैं और अब हम डीजीपी को बुला रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं कि हम एक व्यापक तरीके से काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे जहन में वहां पुनर्वास बड़ा महत्वपूर्ण है, कंपनसेशन देना बड़ा महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण बन जाए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी लोगों को एहसास तो हो वो भारत के भीतर एक सुरक्षात्मक तरीके से परिस्थितियों में रह रहे हैं जहां वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। अभी तो हमको नॉर्मल लाइफ करने की स्थिति में क्या करना है इस दिशा में पूरी की पूरी आपका दिया गया जो पूरी जानकारी है वो बतलाती है कि वहां आपके पास भी कुछ भी नहीं है। यानी स्टेट पूरा फेल्योर हो चला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज शब्द नहीं कहा, लेकिन इस बात को इंडिकेट कर दिया कि एक दौर में डेमोक्रेटिक स्टेट के भीतर चुनी हुई राजनीतिक सत्ता के साथ सारे पिलर्स अगर एक झटके में गायब हो जाएं तो कैसा वातावरण हो सकता है, इसकी परिकल्पना सिर्फ की जा सकती है। और यह स्थिति मणिपुर के भीतर है। और शायद यहीं से तब यह सवाल निकलता है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के भीतर आकर क्या कहें, और क्या वाकई पार्लियामेंट के भीतर वो कुछ भी नहीं कहेंगे। क्योंकि तमाम दौर में अगर आप परखेंगे देश के भीतर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कभी प्रधानमंत्री किसी ने पार्लियामेंट से मुंह नहीं चुराया या इस देश के सामने हकीकत को बयान करने से खामोशी नहीं बरती। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, और असम के नेवली की घटना को याद कीजिए, उस समय भी इस देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आए और देश के नाम संदेश दिया जब सैकड़ों मौतें हत्याएं हो गई थी। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि यह सारी चीजें एक राजनीतिक प्रयोग के तहत की जा रही थी जिसमें केंद्र ने ढील दी थी, राज्य सरकार उस प्रयोग करने की दिशा में बढ़ रही थी। और सवाल यह था कि उस प्रयोगशाला में जिसको गिनी पिग बनाया गया क्या वो भारत का नागरिक नहीं, और भारत का नागरिक था तो इस दौर के भीतर में अब उनके लिए कौन सा जीवन, कौन सा वातावरण कैसे बनाएं, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर शायद एक लंबी प्रक्रिया में देखिएगा तो यह सवाल कई मौकों पर उठा भी है। कई मौकों का मतलब है कि याद कीजिए जब 1984 के सिख दंगों का मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर पहुंचा था तो चर्चा होते होते यही आई कि सिख अपने आप में सुरक्षित कैसे महसूस करें, इस बात को कैसे हम लोग रखें। यानी किसी स्टेट के भीतर 84 के दंगों को लेकर इस बात का जिक्र हुआ था। 2002 गुजरात के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब मामला आया तो कहा गया कम से कम सुरक्षा तो दे, एक नॉर्मल लाइफ की दिशा में लोग खड़े हैं ये महसूस तो करें। लेकिन हर उस मौके पर महसूस कीजिए इस देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा राष्ट्र के नाम संदेश देना हो या फिर पार्लियामेंट के भीतर जवाब देना हो। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई कि जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाए और यह सोचकर लाया जाए कि जिस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं उस सरकार के मुखिया को आखिर में आकर तो कहना ही पड़ेगा। और स्ट्रेटजिकली देखिए क्या दिन चुना गया कि 8 तारीख से 10 तारीख तक बहस होगी और 10 तारीख के आखिर में प्रधानमंत्री अपनी बात को कहेंगे और उसके बाद
सनडाई हो जाएगा और उसके बाद मानसून सत्र खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री के अगले भाषण का इंतजार 15 अगस्त को लोग करेंगे, जब लाल किले के प्राचीर से वह क्या कहते हैं। वहां से भी मणिपुर का जिक्र हो नहीं पाएगा, जबकि पहली बार राजेंद्र प्रसाद का जो भाषण पार्लियामेंट के भीतर बतौर राष्ट्रपति था, और जिस नेहरू का जिक्र किया जाता है कि जब पहली बार वह लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जिक्र था और राज्यों के भीतर किस तरीके से उनका जुड़ाव भारत के मेन स्ट्रीम से किस रूप में होना चाहिए, इसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मौजूदा वक्त में कितनी बड़ी खामोशी, और सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक एक फैक्ट लगातार जब सामने आते चले जा रहे थे तो यह सवाल बड़ा होते चला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो तमाम फैक्ट्स को सामने उजागर करके रख रहा है इस देश के सामने, और इस देश की पार्लियामेंट इस पर खामोश है, सरकार खामोश है, प्रधानमंत्री खुद खामोश है। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कब आई होगी? तो क्या प्रधानमंत्री अगर कुछ कह देते और मणिपुर के हालात अगर ठीक हो जाते और अगर सक्रिय चीजें उस रूप में चलने लगती तो क्या यह देश के अनुकूल नहीं होता? या फिर उस राजनीतिक प्रयोगशाला का जिक्र जिसका हम बार बार जिक्र आपसे कर रहे हैं, क्योंकि अब यह सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में उठा कि सीबीआई जांच चलने दीजिए, सरकार की तरफ से कहा गया कि हम आपको शुक्रवार को डेफिनेट आंसर दे देंगे, लेकिन फिलहाल उसे रोकिए मत। और एफआईआर जो है उसमें कितने मामलों में मर्डर है, कितने मामलों में नहीं है, तो सरकार की तरफ से कहा गया 150 मामलों में हत्याओं का जिक्र है और 150 मामलों में भी गिरफ्तारी सिर्फ 7 लोगों की हुई है। एफआईआर दर्ज किस रूप में 0 एफआईआर होती है और फिर वो एक्चुअल एफआईआर की तर्ज पर जाती है, फिर उस पर पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, और सरकार अपना सीना पीट रही है कि देखिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया उससे पहले ही हमने जांच शुरू कर दी थी, यानी जुलाई के महीने में जिस वक्त वीडियो निकल कर आया उससे पहले ही हमने जांच शुरू कर दी थी। यह सोचकर सरकार खुश हो रही है। तो जरा परिस्थितियों को थोड़ा और साफ कीजिए और आखिर के 3-4 सवाल महत्वपूर्ण है जिसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा राहत, कंपनसेशन और पुनर्वास सबसे पहले, जांच सही हो उसके बाद, हर का स्टेटमेंट 164 के तहत दर्ज हो उसके समानांतर। सीबीआई इसके जरिए चीजों को नहीं संभाल पाएगी, यह बहुत साफ हो गया है। जो कमिटी बने, अब जो परिस्थिति में हम जा रहे हैं उसको बहुत व्यापकता के साथ लेना होगा। उसमें हर तरीके से इस बात को कहीं ना कहीं समेटना होगा कि किस तरीके से 6,500 एफआईआर अगर उसी को बेस बना लिया जाए तो फिर स्थिति कम से कम अनुकूल करने के लिए यह तो समझिए कि मौजूदा वक्त में मॉर्चुरी में ही जो ट्राइबल्स के शव रखे हुए हैं उसकी पहचान करा पाने की स्थिति में गवर्नेंस अभी तक नहीं आ पाई है, सरकार अभी तक नहीं आ पाई है। ऐसी स्थिति कब थी? तो निर्धारित हो कि कौन व्यक्ति नियुक्त होगा, उसकी कौन सी जिम्मेदारी होगी, जो स्टेट कंपनसेशन के तौर पर कितना कंपनसेशन किसे दे रहा है, किस रूप में राहत की व्यवस्था कर रहा है, सारी चीज कैटेगरली हर चीज कागज पे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कहा, लेकिन सोमवार तक का वक्त आपको दिया जाता है और उस दिन सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन फिर वही सवाल, सोमवार को इस देश की संसद फिर सजेगी। सोमवार का मतलब है 7 तारीख, 8 तारीख से अविश्वास प्रस्ताव है। उससे पहले संसद लगातार रोज सज रही है, रोज हंगामे में गायब हो जा रही है। मणिपुर पर जवाब दो के नारे गूंजते हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट छोड़कर आज पुणे में थे, उससे पहले कहीं और थे, उससे पहले कहीं और थे, कहीं और थे तो कुछ कह रहे थे और इस देश के माथे पर तिलक यह लगाकर कह रहे थे कि दरअसल यह देश कितना शानदार है और हमने कितना शानदार काम किया है। लेकिन मणिपुर पर खामोशी है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच के सामने, 3 जजों के सामने सारे फैक्ट्स इस देश के सामने हैं। प्रधानमंत्री कहें तो क्या कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।